हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फोटो निकल कर आ रही है जापान के साइड से। एक इंटरेस्टिंग एयरक्राफ्ट है जिसके बारे में चर्चा करना हमें लगता है ज़रूरी है और थोड़ा टेक्निकली इसकी इम्पोर्टेंस को समझना ज़रूरी है। तो जो एयरक्राफ्ट यहाँ पर शोकेस किया गया है ये जापानीज़ EC2 है। ये इनका स्टैंड ऑफ जैमर एयरक्राफ्ट है जो कि बेस्ड है इनके कावासाकी C2 पे, जिसको बेबी ग्लोब मास्टर भी कह दिया जाता है। तो हमारे MTA प्रोग्राम में लाइकली कावासाकी C2 एक कंटेंडर के रूप में देखा जा रहा था, और ये चीज़ हम आपको बता दें कि C390 के साथ ये कंपटीशन में ज़रूर था, पर ये एक्चुअली आता है A400M की कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ पर जो लिफ्टिंग कैपेबिलिटी है ये ऑलमोस्ट 37 टन की है, जो कि 10 टन के अराउंड ज़्यादा है C390 के कंपैरिजन में। तो जो बेस प्लेटफॉर्म है ये एक्चुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी ज़बरदस्त आपको लिफ्टिंग कैपेबिलिटी वहाँ पर मिलती है। खैर, मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है EC2। तो ये पहली बार EC2 को शोकेस किया गया था। काफ़ी अजीब सा दिखने वाला एयरक्राफ्ट है, लेकिन जिस काम के लिए इसको इस्तेमाल किया जाना है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि हम जानते हैं मॉडर्न वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन की रोल प्ले करता है, जिसके लिए आप डिफरेंट सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे ये रडार्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गई, और इसके बाद ये इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है नेटवर्क के थ्रू। तो सिक्योर्ड डेटा लिंक जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि एक एयरक्राफ्ट जो पिक्चर देख रहा है वो दूसरा एयरक्राफ्ट भी देख पाए। और खाली एयरक्राफ्ट ही नहीं, जितने भी सेंसर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी पिक्चर हर एक प्लेटफॉर्म तक पहुँचे, ये एक सिक्योर्ड डेटा लिंक इंश्योर करता है, ताकि कोऑर्डिनेटेड वे में आप बेहतर तरीके से अटैक कर पाएँ। और ये जो EC2 प्लेटफॉर्म है इसका काम है आपके रडार्स को, डेटा लिंक को डिसरप्ट करते हुए ये इंश्योर करना कि आप कोऑर्डिनेटेड वे में काम ना कर पाएँ, ताकि कन्फ्यूजन का माहौल क्रिएट हो, आपकी डिसीजन मेकिंग अफेक्ट हो, ताकि जो जापानीज़ एयरक्राफ्ट हैं जिसको EC2 सपोर्ट कर रहा है वो कोऑर्डिनेटेड वे में आप पर अटैक कर सके। तो अगर आप इस लिहाज से इस प्लेटफॉर्म के बारे में सोचें तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल हो जाता है। ये एनिमी की देखने और सुनने की क्षमता को टारगेट करता है। तो यहाँ पर जो डिस्टिंक्ट कैपेबिलिटी है इसमें एडवांस ECM कैपेबिलिटी को ऐड किया गया है। तो ये जापान का JALQ-5 ECM सिस्टम है, जो कि एक्टिव जैमिंग कर सकता है एडवर्सरीज के रडार की, इनके टैक्टिकल डेटा लिंक की, इनके कम्युनिकेशन नेटवर्क की, और इनके इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स की भी। तो ये एक और क्रूशल चीज़ है जिसको जैम करने का ये काम करता है। तो जैसे कि हम जानते हैं लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बड़ा थ्रेट हो गए हैं, तो उनके रडार्स को जैम करते हुए उस थ्रेट को भी ये नीचे रखने का काम करता है। साथ में ये रेडियो वेव मेजरमेंट सिस्टम के साथ भी आता है, यानी कि एनिमी किस तरीके की EM वेव का इस्तेमाल कर रहा है उसको डिटेक्ट करना, इंटरसेप्ट करना और एनालाइज करने का काम ये रियल टाइम में कर सकता है, जिसके बाद ये उस पर बेस्ड होकर इलेक्ट्रॉनिक अटैक कर पाएगा। साथ में यहाँ पर एलेंट और सेगेंट कैपेबिलिटी भी दी गई, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और सिग्नल इंटेलिजेंस की। तो बेसिकली ये एयरक्राफ्ट कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी लोकेशन क्या है, इसको पॉइंट आउट करने में सक्षम होगा एलेंट और सेगेंट कैपेबिलिटी की वजह से। और खाली एयरक्राफ्ट के लिए नहीं, बल्कि जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो कहाँ पर हैं, ग्राउंड में कम्युनिकेशन अगर कहीं से हो रहा है तो वो कहाँ पर है, ये सब भी आइडेंटिफाई करने में सक्षम होगा। तो यहाँ पर मल्टी बैंड एंटीना एरेज दिए गए हैं, तो डिफरेंट टाइप के रडार्स को और सिग्नल्स को ये पहचानने में सक्षम है। तो ये चीज़ हम बता दें कि जो एयरक्राफ्ट में रडार लगे होते हैं वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम के रडार्स डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। कम्युनिकेशन के लिए और IFF के लिए जो रडार इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। तो उसके लिए आपको मल्टी बैंड एंटीना एरेज चाहिए होते हैं, जो यहाँ आपको मिल जाते हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म अगर आप फ्लाई कराते हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया में जो एनिमी के ऑपरेशंस हैं उनको आप डिसरप्ट कर सकते हैं और वहाँ पर उनकी लोकेशन को पिन पॉइंट कर सकते हैं, जो कि काउंटर अटैक में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। और मॉडर्न वॉरफेयर में ऐसे प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं। तो जापान द्वारा ये प्लेटफॉर्म फ़िलहाल सर्विस में इंडक्ट किए जाने हैं, लेकिन इनको धीरे धीरे ऑपरेशनली मैच्योर किया जाएगा। तो कहा जा रहा है कि 2021 से इस पर काम किया जा रहा है और ये इनके 1986 में इंडक्ट हुए EC1 को रिप्लेस करेंगे। तो बहुत ज़रूरत है मॉडर्न कॉम्बैट में ऐसे प्लेटफॉर्म की। इनको अब फोर्स मल्टीप्लायर की तरह देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडियन एयरफोर्स के केस में जो फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा कम हैं। यहाँ पर हम खाली ऐसे EW प्लेटफॉर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं, इवन एवैक्स तक कम है और टैंकर्स तक कम है।
तो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि पहले हम उनको लाएं, फिर हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में सोच सकते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।